लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के क्वेश्चंस लेंगे जो कि जुडिशरी के एग्जाम से इंपॉर्टेंट है और मोस्टली मेंस के अंदर जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द स्कोप ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। डज इट इंक्लूड फ्रीडम ऑफ प्रेस? इज इट एन एब्सोल्यूट राइट? ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, तीन क्वेश्चन रेज हो रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्या स्कोप है। सेकेंड कहता है कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ प्रेस को इंक्लूड करते हैं। थर्ड कहता है कि क्या ये एक एब्सोल्यूट राइट है। ठीक है, तीन चीजें आई। आंसर देखते हैं इसका। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज दैट ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहाँ दिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। तो आर्टिकल 19(1)(a के अंदर दिया गया है। क्लियर? दिस राइट इज अवेलेबल ओनली टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉट अवेलेबल टू एनी पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जो ये राइट है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, ये सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को ही अवेलेबल है, नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया को अवेलेबल नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मीन्स द राइट टू एक्सप्रेस वंस ओन कन्विक्शंस एंड ओपिनियंस फ्रीली बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चर्स और एनी अदर मोड। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या होता है, जहाँ पे एक पर्सन जो है अपने खुद के कन्विक्शन और ओपिनियन को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, वर्ड्स के थ्रू कर सकता है, राइटिंग के थ्रू कर सकता है, प्रिंटिंग के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, या फिर किसी और मोड के थ्रू, या फिर जो है कोई भी कम्युनिकेबल मीडियम के थ्रू कर सकता है, विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कर सकता है, जिसके अंदर जेस्चर, साइंस एंड लाइक्स आते हैं। ठीक है, तो इसके आंसर में हमने बेसिकली क्या डिस्कस किया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता क्या है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मेंशन है, उसके बाद बताया कि ये किसको अवेलेबल है, ये सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को ही अवेलेबल है, और उसके बाद मैंने बताया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या इंक्लूड करता है, जबकि जब एक पर्सन जो है अपने खुद के ओपिनियन, अपने खुद के कन्विक्शंस को जो है वो क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है कम्युनिकेबल मीडियम के थ्रू या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, तो उसको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका। डज इट इंक्लूड फ्रीडम ऑफ प्रेस? तो ये कह रहा है कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस को? यस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है, तो इसका केस लॉ देख लेते हैं। रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, AIR 1950, SC 124। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस इज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो क्या है, पार्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। क्लियर हो गया। थर्ड जो है क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, इज इट एन एब्सोल्यूट राइट? नो, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट बिकॉज आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ सेफगार्ड टू दिस फ्रीडम अंडर विच रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज ऑन एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट। ठीक है, तो क्या वहाँ पे जब पूछा था कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट राइट है, मतलब कि कोई भी पर्सन उसका जो मन करे, जब मन करे, जैसा भी बोल सकता है, क्या? नहीं, एब्सोल्यूट राइट नहीं है। किसी भी पर्सन को इतनी लिबर्टी नहीं है कि वो कुछ भी बोल दे जब चाहे, जब मन करे। ठीक है, तो 19 सब क्लॉज 2 जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस के अंदर बताया गया है कि आप इन मैटर्स के ऊपर नहीं बोल सकते हो, इन मैटर्स के ऊपर आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। क्लियर हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदर राइट टू डाई इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डिस्कस विद केस लॉ। ठीक है, यहाँ पे ये 4 जो है ये गलती से लिखने आ गया है ना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि राइट टू डाई इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डिस्कस विद केस लॉ। ठीक है, तो यस, राइट टू डाई विद डिग्निटी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, राइट टू डाई विद डिग्निटी ही फंडामेंटल राइट है। ठीक है, राइट टू डाई नहीं है, राइट टू डाई विद डिग्निटी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। अब इसका इवोल्यूशन देखते हैं कि ये कैसे हुआ था। सबसे पहले एक केस लॉ है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसके अंदर ये बोला गया था कि जो सेक्शन 309 ऑफ IPC है ना, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था, और उसको ये बोला था कि इसको स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए, क्योंकि
जो पर्सन ऑलरेडी एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है जिसके कारण कि वो सुसाइड कमिट कर रहा है और उसी को जो है आप 309 के अंदर और पनिश कर रहे हो और जो है आप उसको क्या कर रहे हो, मेंटली टॉर्चर कर रहे हो। इसलिए ये वाला सेक्शन जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बोला गया था पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। लेकिन लेटर ऑन ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू लाइफ कुड नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, the right to live life with dignity should include the right to die with dignity, and since an unnatural death can never be construed as death with dignity, right to life includes right to die। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि राइट टू लाइफ जो है वो इंक्लूड करती है, कुड नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, द राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी शुड इंक्लूड द राइट टू डाई विद डिग्निटी, एंड सिंस एन अननेचुरल डेथ कैन नेवर बी कंसिडर्ड डेथ विद डिग्निटी। तो ज्ञान कौर वाला जो केस था वो सीधा सीधा बोलता है कि अगर आप डिग्निटी के साथ मर रहे हो तो वो वाला राइट जो है राइट टू लाइफ के अंदर इंक्लूड है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, ऐसे ही जैसे सुसाइड कर रहे हो या फिर किसी और मीन्स से जो है आप अपने आप को मार रहे हो, तो वो राइट टू डाई जो है राइट टू लाइफ के अंदर इंक्लूड नहीं है। आप उसको एज ए फंडामेंटल राइट क्लेम करके ये नहीं कह सकते हो कि मेरे पास तो है जो क्या है मरने का अधिकार है, मैं जब चाहूँ जैसे मर सकता हूँ। नहीं, ये वाला राइट जो है ये अवेलेबल नहीं है आर्टिकल 21 के अंदर। आर्टिकल 21 के अंदर सिर्फ राइट टू डाई विद डिग्निटी अवेलेबल है। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट केस देखते हैं इसका, अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले कौन सा केस आया था, पी रति नाम का केस आया, उसके बाद अपना ज्ञान कौर का केस आया और फिर अरुणा शानबाग का केस आया। द कोर्ट कैटेगोरिकली डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव यूथनेशिया एंड डिक्लेयर्ड पैसिव यूथनेशिया एज लीगल बट नॉट पास एनी गाइडलाइंस। ठीक है, तो जब हमने ज्ञान कौर वाले केस की बात करी थी, जब ज्ञान कौर के अंदर क्या बोला जा रहा था कि अगर आप डिग्निटी के साथ डेथ होती है आपकी तो वो फंडामेंटल राइट है, तो वही डिग्निटी की यहाँ पे बात की है कि अगर कोई पर्सन जो है जिसको कोई ऐसी डिजीज़ है जिसके कारण की जो है अब वो जिंदा नहीं रहना चाहता, उसको ऑलरेडी इतना सफ़र हो रहा है, इतना पेन हो रहा है, तो वो एक्टिव एंड पैसिव यूथनेशिया वाली बात जो है ज्ञान कौर के अंदर की गई थी। और यहाँ पे जो है अरुणा शॉनबर्ग के अंदर ये बोला गया था, इन्होंने इस केस के अंदर जो है एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया के बीच में डिस्टिंग्विश किया गया था और बोला गया था कि पैसिव यूथनेशिया जो है ना वही जो है सिर्फ लीगल है और बाकी जो एक्टिव यूथनेशिया है ना ये लीगल नहीं है। एक्टिव यूथनेशिया का मतलब क्या हो गया, जब आप एक्टिवली किसी को मार रहे हो, मतलब आप किसी को इंजेक्शन दे रहे हो, आप किसी को पॉइजन दे रहे हो, आप इन सारे मीन्स से जो है आप किसी को मार रहे हो, तो वो वाली जो चीज़ है उस डेथ को हम जो है वो राइट टू लाइफ के अंदर इंक्लूड नहीं करते, आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूड नहीं करते। लेकिन पैसिव यूथनेशिया क्या, कोई वेजिटेटिव स्टेट में है, बहुत साल से है वो, तब हम उसका क्या कर रहे हैं, उसका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है ना हम उसको हटा रहे हैं। ठीक है, हम उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा रहे हैं जिससे कि क्या है उसकी डेथ कॉज हो जाए। ठीक है, जिससे कि उसको रिलीफ मिल सके। तो ये वाली जो डेथ होती है ना ये अलाउ की गई है अरुणा शॉनबर्ग के केस में। ठीक है, ये केस जो है वो बहुत ही बड़ा है, इसमें एक नर्स होती है उसके साथ रेप हो जाता है और वो बहुत लंबे समय से जो है वो कोमा में रहती है, तो इसी के लिए जो है कोर्ट में प्ली करते हैं कि आप जो है पैसिव यूथनेशिया को अलाउ कीजिए और जो है इस नर्स को जो है राइट टू डाई विद डिग्निटी अवेलेबल कीजिए ताकि ये इससे मर सके, क्योंकि ऑलरेडी कोमा में इतने साल से, तो इसके ज़िंदा रहने का भी कोई सेंस नहीं है। तो ऐसी वाली डेथ जो होती है उसको आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूड किया है। अगर आप चाहें तो अरुणा शॉनबर्ग का केस जो है आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, कॉमन कॉज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज एंड गेव सैंक्शन टू राइट टू डाई एंड लिविंग विल एंड ऑल्सो पास गाइडलाइंस फॉर द प्रोसीजर टू बी फॉलो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, पैसिव यूथनेशिया को जो है रिकॉग्नाइज किया और सैंक्शन कर दिया था और बोला था कि हाँ राइट टू डाई एंड लिविंग विल जो है वो क्या मानी जाएगी, राइट टू लाइफ के अंदर मानी जाएगी और आर्टिकल 21 का पार्ट है। और साथ ही में जो है इसने गाइडलाइंस भी पास की थी कि कैसे कैसे जो है प्रोसीजर को फॉलो करना है, कैसे जो है इस पर्सन की डेथ कॉज करनी है। अरुणा शॉनबर्ग के केस में जो है गाइडलाइंस पास नहीं हुई थी, कॉमन कॉज के अंदर जो है प्रॉपर प्रोसीजर बताया गया था कि कैसे आप डेथ को कॉज कर सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक। इस तरीके से जो है राइट टू डाई विद डिग्निटी जो है इवॉल्व हुआ था, तो आपको ये सारे केस लॉज लिखने पड़ेंगे। ठीक है, पी रति नाम से जो है इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है, उसके बाद ज्ञान कौर आता है, उसके बाद अरुणा शॉनबर्ग आता है और उसके बाद अपना कॉमन कॉज रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आता है। ठीक है, तो ये सारे केसेस आपको लिखने पड़ेंगे जब आप राइट टू डाई को जस्टिफाई कर रहे होंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द मेजर कमिटमेंट्स इनकॉर्पोरेटेड इन प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर क्या मेजर कमिटमेंट्स जो थे जिनको इनकॉर्पोरेटेड किया गया। आंसर कहता है प्रियम्बल इज द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेट्स आउट द गाइडलाइंस विच गाइड द पीपल ऑफ द स्टेट। To present the principles of the Constitution, Preamble declares India to be a sovereign, socialist, secular, and democratic republic. The objectives stated by the Preamble are to secure justice, liberty, equality to all citizens, and promote fraternity to maintain unity and integrity of the nation. ठीक है, तो आप चाहे ना, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना प्रियम्बल से रिलेटेड, तो आप या तो प्रियम्बल को लिख लो पूरा, ठीक है, या तो आप प्रियम्बल को ही डिफाइन कर दो उस क्वेश्चन के अंदर, या फिर आप अपना आंसर जो है ना इस वे में फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके हैं, जो आपको सही लगे, जो आपको इजीली याद हो। आई प्रिफर कि आप प्रियम्बल लिखो, ताकि अगर प्रियम्बल भी आपको याद होगा तो प्रियम्बल भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको, क्योंकि प्री में भी क्वेश्चन आता है, मेंस में भी आता है, और इंटरव्यू में भी जो है आपसे प्रियम्बल पूछते ही हैं, है ना। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आप प्रियम्बल को ही याद कर लो, अदरवाइज आप आंसर को ऐसे फ्रेम कर सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। क्लियर हो गया। तो आज के इस वीडियो में मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन ही लिए हैं, एक बताने के लिए कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या फिर अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं। एंड येस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।